अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गुल खान ने कहा कि वो प्रोफेसर को लेता आएगा। मैंने उसे फ़ोन भी मज़ार शरीफ वाले मेन गेट से थोड़ी दूर है, जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था, वहीं से किया था। वहाँ मुग़ल शहज़ादे की कब्र पर गया, फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाया और पुराने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान की चाबी हमने एक खास जगह छुपाई हुई थी। मैंने वहाँ से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर बैठ गया। अब मुझे वहाँ बैठकर रात होने का इंतज़ार करना था। इंतज़ार करने की मुझे आदत थी, बल्कि ये बात मेरी कमांडो ट्रेनिंग में शामिल थी। मैं रेवाड़ी के बस अड्डे से चला था। दोपहर के वक्त बाहर जाकर एक होटल से खाना खाया। मैं चूँकि अपने असली हुलिये में नहीं था, बल्कि सिख नौजवान के भेष में था, इसलिए ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में लेट गया। मुझे नींद आ गई। कोई 4-5 बजे मेरी आँख खुली। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। जल्दी शाम पड़ गई, फिर रात हो गई। मैं कमरे के कोने में मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। खिड़की का सिर्फ एक पट मैंने थोड़ा सा खोल रखा था, ताकि बाहर के हालात से बाखबर रह सकूं। रात ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी कि गुल खान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गया। गुल खान मेरे लिए खाना लाया था। मैंने खाना खाते हुए उन्हें सारे वाक़यात बयान कर दिए। उस वक्त मैंने उन्हें अपने मंसूबे की पूरी तफसील बयान कर दिया, लेकिन मैं ये बात अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद पढ़ लेंगे कि मैंने राजस्थान रामगढ़ के ज़ेर ज़मीन भारतीय एटमी रिएक्टर में दाखिल होने का क्या मंसूबा बनाया था। मैंने प्रोफेसर जमशेद से कहा कि मुझे जसवा सिंह सोढ़ी के नाम का एक सर्टिफिकेट दरकार है, जिसमें यह दर्ज हो कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बीएससी किया है। वो और गुल खान आपस में मशवरा करने लगे। गुल खान कहने लगा, ये सर्टिफिकेट तुम्हें कब तक चाहिए? मैंने अंदाज़ा लगाकर उसे बताया कि मुझे हफ्ता 10 दिन के बाद यह सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाए। गुल खान बोला, फिक्र न करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे कमांडो मिशन का मंसूबा बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। फिर गुल खान से कहा, जिस रोज़ मैं तुम्हें खत लिखूँ, उसके दूसरे दिन तुम खुद अपने साथी को लेकर रेवाड़ी मेरे होटल में पहुंच जाना, लेकिन होटल में रात के वक्त आना। मैंने उसे होटल का एड्रेस और कमरा नंबर लिखवा दिया। वो कहने लगा, मैंने इसका पूरा इंतज़ाम कर लिया हुआ है, तुम्हारा खत मिलते ही हम दिल्ली से रेवाड़ी चल पड़ेंगे। प्रोफेसर जमशेद ने पहले तो मुझे सिख के हुलिये में देखकर पहचाना ही नहीं था, फिर पहचान लिया और हंसकर बोला, सरदार जी, तुम तो पूरे सिख बन गए हो। मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा कि मेरे बारे में पुलिस की सरगर्मियां किस मकाम तक पहुंची हैं। गुल खान अपने सुराग रसां के जरिए इसके मुतल्लिक पूरी खबर रख रहा था। कहने लगा, ताज़ा इतला के मुताबिक तुम्हारी तस्वीर लखनऊ, कानपुर, पंजाब पुलिस को भी दे दी गई है। खुफिया पुलिस तुम्हारी तलाश में है, मगर उनका ख्याल है कि तुम पाकिस्तान वापस जा चुके हो। मैंने कहा, बस कुछ अरसे तक उन्हें इसी गलतफहमी में मुब्तला रहना चाहिए, जब तक हमारा एटमी रिएक्टर वाला मिशन मुकम्मल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि पुलिस मेरे बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद दूसरे दिन शाम को आने का कहकर चले गए। दूसरा दिन भी मैंने कुछ वक्त कमरे में सोकर और कुछ बाहर टहलते हुए गुजार दिया। शाम को मेरे दोनों मास्टर सिपाही आ गया। गुल खान को मैंने मजीद कुछ रुपयों के लिए कहा था, वो ये रुपए भी लेकर आया था। शुरू रात हमने मिलकर खाना खाया और मैं रेवाड़ी जाने के लिए वहां से बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब मेरा वहां कोई काम नहीं था और हफ्ते का दिन बल्कि हफ्ते की रात गुजर चुकी थी। जो रात एडमी सेंटर के डायरेक्टर सरदार अर्जुन सोढ़ी ने दुर्गावती के यहाँ गुजरनी थी, मैं इतवार के रोज ही रेवाड़ी पहुंच गया। होटल के मैनेजर ने बताया कि इस दौरान मेरा टैक्सी ड्राइवर 2-3 बार आकर मेरा पूछ गया था। दोपहर मैंने होटल के कमरे में गुजार दिया। शाम को उठा, निहा धोकर कपड़े बदले। सिखों वाली जो बड़ी पगड़ी रखी हुई थी, उससे मुझे बड़ी उलझन होती थी। अगरचे उसका कोई बोझ नहीं था, मगर मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे किसी ने मेरा सर जकड़ दिया है। शाम को टैक्सी ड्राइवर आ गया। मैंने सोचा कि इसको हमेशा के लिए गालियाँ वगैरह देकर खुद से अलग कर देना चाहिए। फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैंने उसे कमरे में बुला लिया। कहने लगा, महाराज, आप दिल्ली क्यों चले गए थे? मैं तो परेशान हो गया कि भगवान खैर करे। मैंने उसे गुस्से में कर कहा, क्यों है, मैं दिल्ली क्यों नहीं जा सकता?
اور تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میں تمہارے پیسے مار کر چلا گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً ہاتھ جوڑ دیا اور عاجزی سے بولا، مہاراج جی، میں آپ کا نوکر جو ہوا، نوکروں کو اپنے مالک کی چنتا تو رہتی ہی ہے۔ آدمی بڑا چالاک تھا۔ میں نے اسے 20 روپے دیے اور کہا، چل مجھے گردوارے لے چل۔ ٹیکسی ریواڑی کے گردوارے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے درگاوتی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے قدرے بے تعلقی سے کہا، اچھی عورت ہے، بس 2-1 بار گیا ہوں۔ مہاراج حکم کرو، میں کوئی نئی چیز دکھا دیتا ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، بکواس نہ کرو جنگلی آدمی۔ وہ چپ ہو گیا۔ گردوارہ آ گیا۔ میں نے اندر جا کر پرساد لیا، قربانی کا پاٹ کیا اور واپس ہوا۔ اس دوران میں چاروں طرف ماحول کا جائزہ لیتا رہا اور محتاط رہا۔ گردوارے سے باہر نکل کر ٹیکسی کی طرف بڑھا تو وہاں 2 پولیس کے سپاہی نظر آئے۔ میں ذرا اونچی آواز میں قربانی کا پاٹ کرتا ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ پولیس والوں نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دیا۔ ان کی ویسے ہی وہاں ڈیوٹی لگی ہوگی۔ سکھ بن جانے یعنی سکھ نوجوان کا روپ دھار لینے سے مجھے یہ بڑا فائدہ ہوا تھا کہ اس خیال سے میرے ذہن پر جو بوجھ سا رہتا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، وہ کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود میں چاروں طرف سے باخبر رہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے یہ ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہہ کر چلتا کیا کہ وہ کل دن میں کسی وقت آ کر پتہ کر جائے کہ مجھے لے کر کہیں جانا تو نہیں۔ وہ پرنام کر کے چلا گیا۔ رات کو میں درگاوتی کے مکان پر جا پہنچا۔ میری جیب میں پورے 1000 روپے کے نوٹ تھے۔ میں نے بھی خوب عطر لگایا ہوا تھا۔ ریواڑی میں ہی میں نے اس کے لیے عطر کی شیشی خرید لی تھی۔ اس کا میں نے درگاوتی کو تحفہ پیش کیا تو بڑی خوش ہوئی۔ وہ بڑی بنی سوری تھی اور کوئی سیٹ قسم کا موٹا سا لالا اس کے پاس پان چبا چبا کر منہ مار رہا تھا۔ درگاوتی نے لالا جی کو 2-3 باتیں کر کے رخصت کر دیا۔ وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میرے لیے پھل اور مٹھائیاں آ گئیں۔ چائے کا دور چلنے لگا۔ درگاوتی نے مجھے 2-3 ٹھمریاں سنائیں۔ میں نے 1000 روپیہ اس پر نچھاور کر دیا۔ اب میں ہر رات اس کے پاس جاتا، اس کا گانا سنتا اور 1000-1200 روپے اس پر نچھاور کر کے واپس آ جاتا۔ اس طرح 6 دن گزر گیا۔ پھر ہفتے کی رات آ گیا۔ درگاہ نے مجھ سے معذرت کیا کہ کل رات میں فارغ نہیں ہوں گیا، کل ہفتے کی رات ہے۔ میرے مہربان اور پرانے ملنے والے آ رہے ہیں۔ ہفتے کی رات آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ میرے پاس گزارتے ہیں۔ کل کی رات کے لیے مجھے क्षमा کر دیجیے گا۔ میں نے درگاوتی کو پیار کرتے ہوئے کہا، بادشاہ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، تم اتنی پیاری ہو، تمہارے تو بہت پیار کرنے والے ہوں گے۔ چلو میں بھی دلی اپنے ماتا پتا سے مل کر آتا ہوں، اتوار کو واپس آؤں گا۔ میں اسی رات کی صبح ایک بار پھر دلی پہنچ گیا۔ اس بار میں نے جان بوجھ کر بس میں سفر نہیں کیا کہ وہاں لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤں، کیونکہ ریواڑی چھوٹا سا شہر تھا اور میں بس سے دلی روانہ ہوتے ہوئے لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور دلی آ گیا۔ آتے ہی گل خان کو فون کیا۔ اس نے یہ اچھی خبر سنائی کہ میرا BSc کا سرٹیفکیٹ تیار ہو کر آ گیا ہے۔ میں نے گل خان سے کہا، تم دوپہر کو میرے پاس آ جاؤ، رات ہونے کا انتظار نہ کرو۔ وہ دوپہر کو آیا اور ساتھ ہی میرے لیے کھانا چائے وغیرہ بھی لیتا آیا۔ اس نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ دلی یونیورسٹی کا BSc کا سرٹیفکیٹ تھا۔ ایسی عمدہ نقل تیار کی گئی کہ ہو بہو اصلی لگتا تھا۔ یونیورسٹی کی مہریں بھی لگی تھیں اور اس زمانے میں دلی یونیورسٹی کا جو چانسلر تھا اس کے بھی پکے دستخط موجود تھے۔ سرٹیفکیٹ پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں نے نیوکلیئر فزکس کے مضمون میں BSc درجہ اول میں پاس کیا ہے۔ گل خان کہنے لگا، میں نے اس کی ایک فوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس رکھ لی ہے، تم اصلی سرٹیفکیٹ لے جانا۔ ویسے اگر یہ گم ہو جائے تو دوسرا جعلی سرٹیفکیٹ بھی تیار ہو سکتا ہے۔ میں نے گل خان سے کہا، گل بھیا، اب کمانڈو ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جانے کے دوسرے دن اپنے خاص آدمی کو لے کر رات کے وقت میرے ہوٹل ریواڑی پہنچ جاؤ۔ اپنے ساتھ پستول اور ایک بڑا چاقو لانا مت بھولنا۔ پستول تمہارے پاس رہے گا اور چاقو دوسرے آدمی کے پاس ہوگا۔ ہم نے ایک بار پھر اپنے منصوبے کی ساری تفصیل کو دہرایا اور میں نے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیا کہ ان لوگوں کو کس طرح گنڈوں کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گول خان بولا، تم بالکل فکر نہ کرو، ہم پرسوں رات تمہارے پاس ہوں گے۔ وہ دن اور اس کا اگلا دن میں نے دلی میں اسی مکان میں گزارا اور دوسرے دن کی رات کو واپس ریواڑی آ گیا۔
उससे अगली रात गुल खान भी अपने साथी को लेकर मेरे होटल का पता मालूम करके मेरे पास पहुंच गया। उसके साथ एक बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान था, जो अपने ग्रुप का ही बाएतमाद नौजवान था। उसमें इस्लाम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वो कश्मीर के महाज पर भी लड़ चुका था और बकौल उसके उसने कई डोगरा फौजियों को हलाक किया था। दोनों पतलून कमीज में थे और बंद गले की ऊनी जर्सियां पहनी हुई थीं। रेवाड़ी में दिन के वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, मगर रात को सर्दी हो जाती थी। हमने रात का खाना इकट्ठे ही खाया। इसके बाद दोनों ही चले गए। वो स्टेशन के पास वाले होटल में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन रात को मुझे अपने कमांडो मंसूबे के अगले मरले पर अमल शुरू करना था। मैं रात की बजाय शाम को ही दुर्गावती के मकान पर चला गया। 1 घंटा उसका गाना सुना, उस पर कुछ रुपए निछावर किए और कहा, दरगाह जी आज किसी सिनेमा में जाकर फिल्म देखी जाए, बड़ा दिल चाह रहा है। वो ज़रा सोचने लगी तो मैंने कहा, बस इनकार न करना दरगाह जी, मेरा दिल टूट जाएगा। रात का शो देखेंगे, मैं जाकर टिकट बुक कराता हूँ, बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है। दुर्गावती ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। रेवाड़ी में 1-2 ही सिनेमा हाउस थे। उस जमाने में एक सिनेमा नया नया बना था, जाने वहाँ कौन सी इंडियन फिल्म चल रही थी, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। इतना याद है कि उसमें दिलीप कुमार ने काम किया था। मैंने गैलरी की 2 सीटें बुक करा ली। वापसी पर उस रास्ते का जायजा लेने लगा जहाँ मुझे दुर्गावती के साथ रिक्शा या टैक्सी में गुजरना था। वहाँ से मैं गुल खान के पास उसके होटल में गया। उसे बताया कि आज रात हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। वापसी पर एक्शन प्ले होगा। गुल खान बोला, हम रात का आखिरी शो टूटने के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने उसे बता दिया था कि दुर्गावती के मकान में रात को सिवाय साजिंदों के और कोई मर्द नहीं होता। आधी रात के बाद अगर उसका कोई आदमी आ जाता हो तो इसकी मुझे खबर नहीं, मगर रात 12-1 बजे तक वो अकेली ही होती है। वो दोनों वापस चले गए। मैंने दुर्गावती के पास आकर उसे सिनेमा के टिकट दिखाया। सोनिया, तैयारी शुरू कर दो, दूसरा शो शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। दुर्गावती ने नई मगर सादा साड़ी निकाल कर पहनी और चौकीदार को भेजकर टैक्सी मंगवाई। साजिंदों से कहा कि वो उसके वापस आने तक घर पर ही रहें। हम दोनों टैक्सी में बैठकर सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गया। गुल खान और उसके साथी को मैंने बता दिया था कि उन्हें किस वक्त आना है और क्या करना है। फिल्म देखकर हम वापस आए तो रात का 1 बज रहा था। दोनों साजिंदे कमरे में सो रहे थे। दुर्गावती ने उन्हें उठाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पहरा देने के लिए कहा था और तुम लंबी तान कर सो रहे हो, जाओ पीछे अपनी गाड़ी में जाकर सो। दोनों साजिंदे उठकर चले गए। मालूम हुआ कि वो कोठी के पीछे किसी कोठड़ी में रात को सोते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ फिक्र लगी, लेकिन ये सोचकर मुतमईन हो गया कि साजिंदे कोठड़ी में जाते ही सो जाएंगे। और वैसे भी मेरे मंसूबे में पिस्तौल के फायर का धमाका शामिल नहीं था। दुर्गावती कहने लगी, जसवंत जी आज यहीं पर सो जाओ। कहाँ होटल में इस वक्त जाओगे? मुझे तो हर हालत में वहीं ठहरना था। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोट उतार कर सोफे पर बैठ गया। दुर्गावती दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मैंने वक्त देखा, गुल खान के आने में आधा घंटा रह गया था। दुर्गावती वापस आई तो मेरे पास बैठने लगी। मैंने कहा, मेरी जान जी ज़रा मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें दूर से देखना चाहता हूँ। तुम इस लिबास में बहुत प्यारी लग रही हो। बात यह थी कि मंसूबे के मुताबिक उसे मेरे साथ रहें, बल्कि सामने वाले सोफे पर बैठना चाहिए था, जिसके पीछे दूसरे कमरे का दरवाज़ा था। मैंने इत्मीनान कर लिया था, उस दरवाजे को अंदर से चटखनी नहीं लगी थी। दुर्गावती शर्माती हुई दरवाजे के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। मैं उसके हुस्न की तारीफें करने लगा, साथ साथ दीवार पर लगे कलाक को भी देख लेता था। गुल खान के आने में 5-7 मिनट रह गए तो मैं होशियार होकर बैठ गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि धड़ाक से दरवाज़ा खुला और गुल खान और उसका साथी इस हालत में अंदर दाखिल हुए कि गुल खान के हाथ में पिस्तौल था और उसके साथी के हाथ में बरहन्ना खंजर था। प्रोग्राम के मुताबिक गुल खान ने आते ही दुर्गावती की गर्दन में बाजू डाला और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। उसका साथी छलांग लगाकर मेरे पीछे आ गया और खंजर मेरी गर्दन पर रख दिया। दुर्गावती का दहशत से रंग उड़ गया था। गुल खान ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा,
किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश न करना। मेरा पिस्तौल भरा हुआ है। इस सूरत के लिए एक ही गोली काफ़ी होगी। मैंने ये ज़ाहिर किया जैसे मैं ज़रा नहीं घबराया हूँ। मैं दरगावती पर यही ज़ाहिर करना चाहता था। मैंने गुल खान से कहा, तुम क्या चाहते हो? गुल खान ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस उसने दरगावती की गर्दन को हल्का सा झटका देकर कहा, बता तुम्हारे जेवर और मालो दौलत कहाँ पर है? अगर आवाज़ निकाली तो पिस्तौल की गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। दरगावती को गुल खान ने सोफे पर से खींचकर अपने आगे खड़ा किया हुआ था। दरगावती की डर के मारे बुरी हालत थी। उस पर लर्जा तारी था। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे न मरना। सारे जेवर रुपए सामने वाली अलमारी में है। अलमारी की चाबी कहाँ है? गुल खान ने पूछा। अलमारी खुली हुई है। दरगावती ने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसका साथी जो खंजर मेरी गर्दन पर रखे खड़ा था, वो प्रोग्राम के मुताबिक जानबूझकर गाफिल हो गया। गुल खान जैसे ही दरगावती को खींचता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा, मैंने गुल खान पर छलांग लगाकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसका पिस्तौल पर जा पड़ा। मैंने दरगावती को दिखाने के लिए गुल खान को जबड़ों पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल उठाने लगा। इतने में उसका साथी खंजर से मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने उसे उठाकर सोफे के पीछे गिरा दिया और पिस्तौल उठाकर गरज कर कहा, ओए तुमको पता नहीं था कि यहाँ शेर दिल जसवंत सिंह सोढ़ी बैठा हुआ है? मैं तुम दोनों को उड़ा कर रख दूंगा। गुल खान और उसका साथी जैसा कि उन्हें समझा दिया गया था, हाथ ऊपर करके एक तरफ खड़े थे। दरगावती मेरे साथ लग गई थी और उसका जिस्म अभी तक लरज रहा था। कहने लगी, जसवंत जी, इन्हें कत्ल न करना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा, अच्छा तुम कहती हो तो इनकी जान बख्शी कर देता हूँ, लेकिन मैं इन्हें पुलिस के हवाले ज़रूर करूँगा। दरगावती ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया। खौफ के मारे अभी तक उसके हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। कहने लगी, भगवान का वास्ता है, पुलिस यहाँ आई तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएगी। वो मुझे बड़ा खुआर करेगी। इनको यहाँ से भगा दो। मैंने गुल खान से कहा, सुन रहे बड़े गुंडिया, इस औरत ने तुम्हारी जान बचा ली है, तुम्हें जेल जाने से भी बचा लिया है। अब यहाँ से भाग जाओ। अगर फिर कभी इस घर का रुख किया तो याद रखना, मैं यहाँ तुम्हारे स्वागत को मौजूद हूँगा। फिर मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल खान ने पहले से तयशुदा मुकाल में बोलते हुए कहा, ठीक है सरदार जी, हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैंने गुल खान का पिस्तौल और उसके साथी का खंजर अपने कब्जे में कर लिया और उठकर उनके करीब हो गया। दोनों की पीठ पर एक एक लात मारी और उन्हें कमरे से निकाल के कोठी के बरामदे में ले आया। बाहर आकर देखा तो मंसूबे के मुताबिक है। उन्होंने चौकीदार के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे सटूल के साथ बांध रखा था। बरामदे में आकर गुल खान ने सरगोशी में पूछा, कोई गलती तो नहीं रह गई? मैंने आहिस्ता से कहा, सब काम ठीक हुआ है। फिर ऊंची आवाज़ में दोनों को बेजरर सी गाली देकर कहा, खबरदार अगर दोबारा इधर मैंने तुमको देखा, याद रखो मैं भी पंजाबी हूँ और सिख हूँ, दफा हो जाओ। बरामदे के ऊपर रोशन बल्लभ की रोशनी में बंधा हुआ चौकीदार हमें देख रहा था। गुल खान और उसका साथी दोनों भागकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। पिस्तौल मेरे एक हाथ में था, दूसरे हाथ में खंजर था। मैंने चौकीदार के मुंह से कपड़ा निकाल कर उसकी रस्सियां खोली। वो कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि डाकुओं को भगा दिया है। फौरन वापस दरगावती के कमरे में आया। वो सोफे पर पड़ी थी। उसका रंग अभी तक जर्द था और चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। मैंने उसे गिलास में पानी लाकर पिलाया और उसे हौसला दिया कि घबराने की अब कौन सी बात है, मैंने डाकुओं को भगा दिया है। फिर पिस्तौल और खंजर तपई पर रखते हुए कहा, दरगाह जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें छोड़ दिया, वरना मैं दोनों का खून करने वाला था। दरगावती ने अपना सर मेरे साथ लगा दिया और रोते हुए बोली, जसवंत जी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी।